Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you people are fine and enjoying your holidays. मैं आजकल आपको कम कम लेक्चर्स अपलोड करता हूँ ताकि आपकी हॉलीडेज़ भी इंटरप्ट ना हो, आपको कब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़े और साथ साथ आप इंजॉय भी करें, क्योंकि आपकी हक है कि अपने हॉलीडेज़ में आप इंजॉय करें। ठीक है, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते भी जा रहे हैं ताकि आपकी जब क्लासेस से पहले, इसको बोलते हैं प्री लेसन स्टडी, यानी आपका सेशन शुरू होने से पहले थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लें आपको, ताकि जब क्लासों में पढ़ाया जाएगा तो आपको एग्जैक्ट फिर पढ़ना पड़ेगा और फिर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को हर चीज़ को जो है ना बिल्कुल समझना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सी आपकी ये हो रही है। तो आपका चैप्टर नंबर है ये 2, चैप्टर नंबर है 2, विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज, पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन सी ना करा दूं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जी दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ जो है इट इज़ मैटर। ठीक है जी, मैटर जो है मादा जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसमें मैटर की एक चीज़ होती है, एक इसमें लिविंग थिंग्स होती हैं और एक जो होती हैं क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फर्स्ट इज़ plants, then is animals and then is microorganisms। यानी लिविंग थिंग्स में एक किस्म है प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की अभी फिलहाल डिटेल नहीं हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जब आप साथ साथ सीनियर होते जाएंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी क्लासिफिकेशंस आपको पता लगती जाएंगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा हुआ है कि जी, ये क्लास 4 में भी पढ़ा हुआ है कि जी ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं लिविंग थिंग और बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने कहा थोड़ा सा आपको रिवीजन सी करा दें इसकी। ठीक है जी, तो जी, तो इस चैप्टर के बारे में मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा आपको तारुफ दे दूं कि ये चैप्टर होगा क्या, किस बारे में होगा। तो ये चैप्टर जो है ना आपका बेसिकली आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जी आपको फ़र्स्ट एड क्या होती है, इंसान का ज़ख़म लग जाता है तो उसको कैसे मदद देनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलाने वाली जो वायरसेस और बैक्टीरियाज और फंगसेस होते हैं उनकी हमने एग्जांपल्स देनी है। फिर हमने देखना है कि जी को आम तौर पे कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई की वजह से हो जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो एक जिस्म से या एक ज़िंदा रहने वाले से दूसरे ज़िंदा रहने वाले तक कैसे चली जाती हैं। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो एक दूसरे से लग सकती हैं और कोई ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से लग नहीं सकती, इनको कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमने कुछ तरीके देखने हैं कि इन बीमारियों को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। कि यानी जैसे हम लोगों का एक कोविड था, हमने एहतियात आप लोगों ने सब ने देखा होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ऐसे 2-3 साल पहले कि जी कोविड को फैलने के लिए कैसे कैसे हमने, इसी तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों का आपको जिक्र किया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं कि इनको, इनका क्या काम होता है, कि यानी ये दूसरी चीज़ों को जो है ना मसलन इनकी डिकम्पोज कैसे कर सकती हैं। इनको अगर जब वो मर जाती हैं कोई चीज़ें तो उनको ये डिकम्पोज करके मिट्टी में कैसे मिलाती हैं, ये भी हमने आज पढ़ना है इंशाल्लाह इसमें। तो हम बारी बारी इसको करेंगे, इसकी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट्स करके ताकि आपके लिए आसानी होती रहे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? फर्स्ट एड यानी पहली मदद जो मिलनी चाहिए खुदा न खास्ता को किसी मसले में, कि फर्स्ट आपको सबसे पहली एड या मदद कौन सी मिलनी चाहिए। As the name suggests, first aid means the first and immediate aid or assistance given to anyone who suffers either from a minor illness, a serious illness or an injury। यानी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि फर्स्ट एड का मतलब क्या है, कि ये फौरी मदद है कि जो किसी शख्स को मिलनी चाहिए, कि उसको कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए या बड़ी बीमारी हो जाए, जो फ़ौरन जो उसको मदद देने की कोशिश हमने जो करनी चाहिए वो क्या होती है। द पर्पज़ ऑफ अ फर्स्ट एड इज़ टू सेव लाइफ एंड प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड का मकसद क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके और उसकी सेहतयाबी में मदद की जा सके। ठीक है जी, फर्स्ट एड इंक्लूड्स
providing initial help in a serious condition before a professional medical aid arrives। यानी फर्स्ट एड से मुराद होता है कि जी देखें, कभी वो शख्स बीमार हो जाए तो हमें उसको ज़्यादा दवाइयाँ खुद नहीं देने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उसको प्रोफेशनल किसी के पास ले जाना चाहिए या किसी डॉक्टर को बुलवाना चाहिए या एम्बुलेंस को मंगवाना चाहिए। तो उनके आने से पहले पहले हम कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं ताकि वो इंसान जो है उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए, तो इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन जो है ना, ये कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, ठीक है, सीपीआर इसको बोलते हैं, वाइल द इंजर्ड इज़ वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस। यानी इंसान किसी को खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको सीपीआर देना या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, इसको सीपीआर बोलते हैं, ये देना जो है ये इंसान को आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होना चाहिए आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द बेसिक कंटेंट्स ऑफ ए फर्स्ट एड बॉक्स आर फॉलोज। स्टीराइल एडहेसिव ड्रेसिंग, स्टीराइल का मतलब होता है जो जरासीम से पाक, एडहेसिव ड्रेसिंग ऐसी ड्रेसिंग जो कि फ़ौरन चिपक सके, बैंडेजेस, अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ थर्मोमीटर, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, cotton wool ball, a note with the first aid instruction, sterile plastic bag, sterile sheet for burns, triangular bandages, access to ice, etc. ये सारी चीज़ें जो है ना हमने जो पढ़ी हैं ये फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। क्या क्या हमने पढ़ा, स्टीराइल एडेसिव ड्रेसिंग, bandages, a pair of scissors, a thermometer, antiseptic solution, cotton wool balls, a note with the first aid instructions, sterile plastic bags, sterile sheets for burns, triangular bandages and access to ice, etc. यानी हमें बर्फ़ भी जो है आपके इस बैग में तो नहीं पड़ी होगी मगर हमें बर्फ़ नज़दीक नज़दीक मुहैया होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्सेस शुड ऑलवेज बी ईजी रीचेबल इन एरियाज वेयर एक्सीडेंट्स में अकर। यानी ऐसे इलाके जहाँ पर मसलन मशीनरियाँ हैं या काम हो रहे हैं या खेल कूद के जहाँ पर जगह होती हैं वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हादसात हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गिर सकते हैं लोग। ठीक है जी। ड्रेसिंग अ वूंड, दी but to properly dress a wound is one of the most basic first aid techniques। यानी किसी ज़ख़म पे पट्टी बांधना जो है ना सबसे पुरानी या बेसिक जो है ना टेक्निक है। वी कैन ट्रीट माइनर कट्स एंड स्क्रैचेस एट होम टू। हम छोटे छोटे जो जिसम पे कट लग जाते हैं या स्क्रैच लग जाता है इनको घर पे भी हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेयर आर द स्टेप्स टू ड्रेस अ वूंड हैविंग अ माइनर कट और स्क्रैच। यानी हम अभी देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। किसी अगर इंसान का खुदा न खास्ता कोई हो जाए, कट वगैरह लग जाए तो उसको करने के लिए उसकी स्क्रैच को या कट को ड्रेसिंग करने के लिए क्या क्या करना करता है। सबसे पहले क्या है, आपने क्लीन द वूंड अंडर रनिंग वाटर। आपने फ़ौरन जो है ना किसी बंदे को ना पानी के नलके के नीचे उसका वो धोना चाहिए या मग्गे की मदद से उसको फटफट धोना चाहिए। वॉश द स्किन अराउंड द इंजरी विद सोप। यानी जो इंजरी हुई हुई है ना उसको साबुन की मदद से जहाँ पर छोटा सा ज़ख़म लगा ना उसको सोप की मदद से साफ़ कर लें। मेक श्योर द वूंड इज़ रिंस्ड थॉरली सो दैट देर इज़ नो डर्ट एंड सोप लेफ्ट। अब उसके बाद है कि उसको साफ़ करना है हमने ज़ख़म को या कट को या जो हमारी स्क्रैच लगी हुई है उसको, ताकि अंदर कोई डस्ट वगैरह कोई ना रह गई हुई हो, उसको बड़े आराम से साफ़ करना है हमने। यूज़ ट्वीज़र्स टू रिमूव पार्टिकल्स लाइक ब्रोकन ग्लास और ग्रेवल। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाता है, उसको कोई चुभ गया हुआ हो, क्या नाम है, छोटा सा शीशे का टुकड़ा या कोई छोटा सा कंकर या छोटा सा पत्थर को चुभ जाता कई दफ़ा अंदर, तो उसके लिए आपके पास चिमटी होनी चाहिए, ट्वीज़र जिसको बोलते हैं। ठीक है, ट्वीज़र जो है इसकी मदद से आपको उसको निकाल लेना चाहिए, उसको रोशनी में रख के ना उसको अगर कोई हो ऐसी चीज़ तो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। ये फिर उसके बाद है यूजिंग कॉटन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक ऑन द वूंड। अच्छा, अब रुई से ना उसको एंटीबायोटिक जो भी आपके पास है उसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि रुई पे लगा के उसको आस्ता आस्ता उस पे ज़ख़म पर लगाते हैं। ठीक है जी। कवर द वूंड टू अवॉइड कांटेक्ट विद क्लोथ्स और डर्ट। ठीक है, अब
उन जो है ना ज़ख़म को ढक देना चाहिए। किस तरीके से, किस लिए, ताकि कपड़ों के साथ वो ना लगे, बार बार लगेगा तो आपको दर्द होगी, या जो है ना उसके ऊपर गर्दा वगैरह नहीं आएगा ना। एडहेसिव बैंडेजेस कैन बी यूज फॉर दिस। अब आपके पास ऐसी होती हैं टेप होती हैं, एडहेसिव टेप जिनको बोलते हैं, वो टेप भी लगा सकते हैं ना आप उसके ऊपर। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प वंस द अबव ड्रेसिंग इज डन। अच्छा, ये आपने करने के बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ठीक है ना जी। आपने डॉक्टर को उसके बाद ज़रूर दिखाना है, ये नहीं करना कि आपने कह रही हो अब ठीक हो गया, नहीं। आपने पहले ड्रेसिंग वगैरह कर ली, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि हमें तो बुनियादी से ये है ताकि ज़्यादा ज़ख्म ना बहे या इन्फेक्शन ना हो जाए। हमने फ़ौरन ये वाले मदद करनी है और साथ ही डॉक्टर के पास ले जाना है, ठीक है ना जी। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट एड वाला आज का लेक्चर, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ेंगे कि माइक्रो, ये देखें आप इसमें देखें ये कर रहे हैं कि अगर किसी को हो गया हुआ तो पहले उसको क्या कर रहे हैं कि रुई की मदद से उसको साफ़ कर रहे हैं, क्लीनिंग अ वूंड, यानी ये एंटीसेप्टिक जो है इसमें प्याले में डाल के उसे रुई के बड के साथ उसको गीला करके उसको यानी साफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद कवरिंग द वूंड, या पट्टी बांध देते हैं या एडेसिव टेप जो है ना उसकी गिर बांध दी जाती है, ठीक है ना जी। ये तो आपका हो गया आपका फर्स्ट एड वाला, ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ ले, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर उसके बाद जो है हम अगला जो है ना लेक्चर जो है नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, organisms that are too small to be seen by the naked eye and can only be seen through a microscope are called microorganisms और microbes, ठीक है ना जी। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि बड़ा लंबा लफ्ज़ था ना, तो इसलिए आप लोगों की मदद के लिए एक बना दिया गया छोटा लफ्ज़, उसको माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती क्या है? ऐसी जानदार चीज़ें, ऐसी जानदार चीज़ें कि जो आँख से नज़र नहीं आ सकती, आँख में किसी मदद के बगैर नज़र नहीं आ सकती, इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको हम देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, जैसे टेलीस्कोप होता है इस तरह माइक्रोस्कोप होता है। टेलीस्कोप होता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नज़दीक आपके छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देख के उनको बड़ा करके देखने के लिए होता है। दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इवन इन साइड अवर बॉडी। अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बड़ी मज़ेदार है। ये मिट्टी में भी रहती हैं, ये पानी में भी रहती हैं, और ये आपके जिस्म के अंदर भी रहते हैं। बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जिस्म में रहते हैं, आपके दांतों में, आपके थूक में, आपके खून में, हर चीज़ में आपके अंदर छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स एंड टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट एंड चीज़। देखें, जो तो फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, देखें दो किस्मों में उनकी नाम कर लेते हैं डिवाइड। वन आर बेनिफिशियल एंड वन आर हार्मफुल। वहाँ बेनिफिशियल जो होती हैं वो हम बहुत सारी चीज़ें के बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे योगर्ट यानी दही, और चीज़ यानी पनीर के बनाने में हम जो बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं वो जो हेल्पफुल या बेनिफिशियल जो है हमारे लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज़ एंड फॉर फूड स्पॉइलेज। अच्छा, इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे ऐसे भी जरासीम होते हैं कि जो हमारे अंदर बीमारियां भी पैदा कर देते हैं और हमारे खाने को भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना जी। सो हमने देख लिया कि जी दोनों टाइप के होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। हम बेनिफिशियल होते हैं जैसे हम लोगों को खाने की चीज़ें तैयार करने में हमें फ़ायदा दे सकते हैं, और हार्मफुल क्या होते हैं? वो जो कि हमारे लिए मुसीबत बना देते हैं। क्या हमारे लिए क्या मुसीबत बना देते हैं? कि हमें हमारा खाना भी ख़राब कर सकते हैं और हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक और बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, इट्स अ फैक्ट द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यानी जो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है ना जब,
तो इसको बोलते हैं, इनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पढ़ते हैं कि इन जानदारों के और प्लांट्स के बारे में, मगर जो है ना, अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट्स who study microorganisms are called माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक तो बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब एक इसमें वोकेबलरी का नया लफ्ज़ भी यूज़ हुआ, माइक्रोस्कोप। अब देखेंगे इस तरह का एक चीज़ होती है माइक्रोस्कोप, है an instrument which is used to view objects that are too small to be seen by the naked eye। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हम वैसे अपनी आंख से नहीं देख सकते, ठीक है ना जी। तो उसको बोलते हैं क्या? माइक्रोस्कोप। ये हमारा इस चैप्टर का आज फर्स्ट पार्ट हो गया, जो कि इसका एक किस्म का समझे इंट्रोडक्टरी सा पार्ट था। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम इसके मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। आई विश यू गुड लक। आप लोग बड़े आराम आराम से, मैं आपको ये ताकि छोटे छोटे लेक्चर्स बता रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा होता जाए और आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाए। फिर उसके बाद हम आस्ता से जब उसकी दोबारा आपके स्कूल में शुरू हो जाएगी तो इनकी मैं मज़ीद भी आपको वीडियोज़ इनकी बना के दूँगा, ठीक है ना। इसलिए घबराना नहीं, जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह साथ साथ आपकी उनके हेल्प भी करते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।